Hi guys, this is your Jasmine here. I hope you all are fine and doing well with your studies. Okay बच्चों, so let's start in chapter number 2 solution which I had started in my previous video, and we have seen some concentration terms. Okay, so now we have to continue the topic related to concentration terms. We had seen the mass percentage, volume percentage and mass by volume percentage that we have seen. उसके अलावा बच्चों जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम लेबोरेटरीज में यूज़ होती हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए. ओके, उसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, दैट इज मोलैरिटी. ओके, मोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड टू सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो लेट अस सी व्हाट इज मोलैरिटी, हाउ वी कैन डिफाइन द मोलैरिटी. The number of moles of solute dissolved in per liter or 1000 milliliter of a solution is called मोलैरिटी. ओके, मतलब हमने जितना भी हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा. ओके, वेदर वी आर डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग अ ग्लूकोज सॉल्यूशन, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग एनी अदर सॉल्यूशन. ओके, सो इट विल बी हैविंग सम वॉल्यूम. तो उसके 1 लीटर में जो भी आपके वॉल्यूम का 1 लीटर है उसमें हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स हमने पर लीटर में डिजॉल्व किए हैं, वो हमारे सॉल्यूशन की क्या होती है, मोलैरिटी होती है. ओके, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एम. ओके, इसे हम कैपिटल लेटर एम से डिनोट करेंगे. तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना. 1 लीटर में कितने आपके मोल्स गए हैं सॉल्यूट के, वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रिपेयर्ड 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन. ठीक है, एंड मैंने उसमें मिक्स किया है 5 मोल्स ग्लूकोज. तो हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5m. ठीक है, क्योंकि जो 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, पर लीटर आपकी ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज के 5 मोल्स डिजॉल्व है. ओके, सो दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रति लीटर में, प्रति लीटर, पर लीटर. ठीक है, सपोज इफ आई हैव प्रिपेयर्ड 10 लीटर सॉल्यूशन आल्सो, देन आल्सो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द पर लीटर, उसे हम क्या कहेंगे, हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे. सो मोलैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, ये बहुत जगह सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के काम आती है और कई जगह लेबोरेटरीज में हम इसी टर्म से सॉल्यूशन प्रिपेयर करके हमारी एक्सरसाइजेस कैरी करते हैं. ओके, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म. तो जल्दी से हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी. लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे. सो फॉर्मूला वी विल लर्न विथ efficiency, with good efficiency you have to learn the formula. Okay, so let us see the formula of molarity. So the formula of molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liters. ठीक है, कि आपका जो प्रति लीटर में कितने मोल्स है हमें वो निकालने हैं. तो जितने भी हमने सॉल्यूट के मोल्स डाले हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हम हमारे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता लग जाएगी. अब नंबर ऑफ मोल्स हमें दिखते तो है नहीं, है ना. हम हमारे सॉल्यूट का एक एक पार्टिकल काउंट करके नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल नहीं सकते हैं, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मास, है ना. हमारे जो सॉल्यूट है उसका मास निकालना हमारे लिए पॉसिबल है. हम केमिकल बैलेंस पे या फिजिकल बैलेंस पे हम हमारे सॉल्यूट के मास को वे कर सकते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल है. तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना होगा. ठीक है, So let us put the formula of the number of moles. Then your molarity will be equal to what?
सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मास अपॉन मोलर मास. ओके, सो इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी विल कीप mass of solute, that is in gram upon molar mass of solute. ओके, मोलर मास की तो यूनिट हमको पता ही ग्राम पर मोल होती है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, अगर हम इस लीटर्स को मिलीलीटर्स में लेना चाहें, सपोज आपकी जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में दी गई है, तो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी. सभी फॉर्मूलाज अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, दैट वी कैन नॉट काउंट बाय लुकिंग एट द सॉल्यूट. नो, ठीक है, यू नो दैट वी कैन नॉट काउंट द पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूट दैट 6.0 to 10 to 10 की पावर 23 पार्टिकल्स वी हैव टू काउंट. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो व्हाई वी आर टेकिंग द मास? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि मास अपॉन मोलर मास क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है. ओके, सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हमने मास अपॉन मोलर मास रखा और फिर हमने हमारी वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज किया है. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मोलरिटी. और हमारी जो मोलरिटी की यूनिट है वो क्या हो जाएगी आपकी? मोल्स पर लीटर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलरिटी. ओके, मोल्स पर लीटर, ये हमारी मोलरिटी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है, हमारे पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के हमने कितने मोल्स डाले हैं उसे हम क्या कहेंगे? हमारे सॉल्यूशन की मोलरिटी. ओके, दैट इज नोन एज मोलरिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. जैसे सपोज किसी ने आपको कहा कि वी आर हैविंग 0.1 मोलर, सो दिस कैपिटल एम इंडिकेट्स मोलर. ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस किससे करेंगे बेटा? मोलर. 0.1 मोलर. ओके, say BaCl2 solution. I am giving you information that you are having a 0.1 molar BaCl2 solution. तो आप क्या समझ जाओगे कि हर 1 लीटर में BaCl2 के 0.1 डिजोल्व किए गए हैं. ठीक है, आप ये समझ जाओगे कि हर लीटर में BaCl2 के 0.1 मोल डिजोल्व किए गए हैं. ये हमारे सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलरिटी. अब जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलरिटी से मैच करती हुई है बट फिर भी बहुत डिफरेंट है. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म. इट इज कॉल्ड मोलेलिटी. ओके, मोलेलिटी. सो लेट अस क्विकली सी व्हाट इज मोलेलिटी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज व्हाट? इट इज मोलेलिटी. लेट अस सी व्हाट इज मोलेलिटी. ओके, molality is what? The number of moles of solute dissolved in per kg, per kilogram of solvent is called molality. ओके, तो डिफरेंस है यहाँ पे, है ना? नंबर ऑफ मोल्स तो चलो सेम है कि वी हैव टू सी अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किस में डिजॉल्व है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ओके, नंबर ऑफ मोल्स आर डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, मतलब हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, कि आपका जो पर केजी अगर हमने जो सॉल्वेंट लिया है मतलब उसका पर 1000 ग्राम, ठीक है, और वो किसका वेट लेना है? सॉल्वेंट का, पूरे सॉल्यूशन का नहीं. ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के वेट में तो सॉल्यूट का वेट भी ऐड करना पड़ेगा. हमें सिर्फ सॉल्वेंट का वेट कंसीडर करना है कि हमारा जो पर केजी सॉल्वेंट है, ठीक है, द पर केजी सॉल्वेंट विच वी आर हैविंग, उसमें हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स गए हैं. ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? मोलेलिटी कहते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ओके, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है? स्मॉल एम होता है.
तो हमें यहाँ पे एक तो मास की बात करनी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंटेड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, एंड सेकेंड थिंग how it is different from molarity, that we are talking about mass. Okay, in molarity we are talking about volume of a complete solution, and here we are taking the mass of only solvent. Okay, we are talking about the mass of only solvent, we are not talking about the mass of complete solution. Okay, तो ये हमें ध्यान रखना है कि पर केजी सॉल्वेंट में हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इट्स मोलैरिटी. तो जल्दी से हम मोलैरिटी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा. ओके, सो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको यही पता करना है कि हमारे पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट. अब नंबर ऑफ मोल्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम नंबर ऑफ मोल्स आंखों से देखकर गिन तो सकते नहीं है किसी भी सॉल्यूट के. नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूट को वे करके. ओके, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास. सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट multiplied by mass of solvent in kg. ठीक है, अभी हमारा जो मास है सॉल्वेंट का वो केजी में है. अगर कहीं पे हम ग्राम में ले रहे हैं हमारा मास, तो अगर हम ये यूनिट चेंज कर देते हैं तो हमारा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो बनेगा वो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. ओके, सो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है, मोलैरिटी का आता है, राइट. तो बच्चों जिस हिसाब से हमें जितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे सॉल्यूट को यहाँ से वे कर सकते हैं, है ना. इन फॉर्मूलाज का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब लास्ट हमने जो फॉर्मूला देखा है मोलैरिटी का और अभी हम ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं मोलैरिटी का, सिग्निफिकेंस क्या है. क्योंकि जब हम लैब में कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और हमें एक डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, जैसे मैंने सोचा मुझे 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है या मुझे 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए सॉल्यूट कितना वे करें वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस फॉर्मूलास आर हैविंग वेरी सिग्निफिकेंस, ओके, टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस इन द लेबोरेटरी एंड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, सो दिस इज अबाउट द मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी इन वन मोर रिस्पेक्ट. व्हाट रिस्पेक्ट, एज वी हैव सीन दैट इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी वॉल्यूम से रिलेशंस था. ठीक है, देयर वाज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ पे वॉल्यूम के अंदर हमको नंबर ऑफ मोल्स को देखना है. तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, वॉल्यूम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो जब कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में रखी जाती है, सो आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन चेंज होगी, उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाती है सॉल्यूशन की, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा. अगर कोई पुराना सॉल्यूशन है तो वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है. अगर हमारी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इफ़ वी हैव केप्ट इन द मोलैरिटी, बट अगर हमने मोलैरिटी में कंसंट्रेशन ली है तो वो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है. वो क्यों चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिलेशन हम किससे निकाल रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट. सो मास एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. ठीक है, मास एक क्या है हमारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो ये इसकी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, अगर आपने मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में रखी है तो वो लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहती है, बनी रहती है. लेकिन मोलैरिटी के हिसाब से बनाया गया सॉल्यूशन थोड़े टाइम में अपनी कॉन्सेंट्रेशन ऑल्टर कर लेते हैं. सो ये भी एक डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में. टेम्परेचर का एक डिफरेंस है दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में. बाकी जो डिफरेंसेस है वो तो आपको समझ में आ ही गया है. मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को देखना है कि पर लीटर में कितने मोल्स हैं, और मोलैरिटी में हमें क्या देखना है कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल हैं. यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्वेंट के मास को नोटिस कर रहे हैं कि उसमें कितने मोल्स गए हैं सॉल्यूट के.
ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का मास हमें यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलेलिटी। और हमारी मोलेलिटी की जो यूनिट है वो क्या निकल कर आएगी हमारी, मोल्स पर केजी। ठीक है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलेलिटी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। यहाँ से हमारी मोलेलिटी की यूनिट निकल करके आ जाती है। ओके, सो दिस इज द कंसंट्रेशन टर्म मोलेलिटी, जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में आगे जाके काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, आगे जाके हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, जहाँ पर आप देखेंगे कि मोलेलिटी टर्म का हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मोलेलिटी। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, सो नॉर्मेलिटी थोड़ी सी अलग कंसंट्रेशन टर्म है एज कंपेयर टू both of these concentration term. How it is different? Let me explain you. So let us quickly see the next concentration term. Okay, so बच्चों let us see the next concentration term, normality. Okay, normality को N से डिनोट किया जाता है, मैं यही बता देती हूँ आपको। ये भी एक important concentration term है जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। ओके, और जब टाइट्रेशन किया जाता है लेबोरेटरी में, आपकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, तो वहाँ भी हम मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को जनरली यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज नॉर्मेलिटी। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज नॉर्मेलिटी। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution is called normality. ठीक है, आपके पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने प्रेजेंट है सॉलिड के में। सब यहाँ पे मोल्स की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर मोल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक्चुअली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे सपोज एक एसिड बेस की रिएक्शन है, तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो बेस के कितने इक्विवेलेंट्स उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कितना बेस इक्विवेलेंसी में उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वहाँ से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। ओके, सो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा मैं आपको लंबा समझाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट हमारे लिए एक नया वर्ड बन जाता है यहाँ पे। सो लेट अस सी, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, जैसे हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, हमारे पास एक फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू mass of solute in grams upon equivalent mass of solute multiplied by volume of solution in liters. ओके, इस लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज कर देते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन equivalent mass of solute multiplied by 1000 upon volume of solution in liters. Okay, it will be equal to 1000 upon volume of solution in liters, right? So now अब हमको समझना क्या है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्विवेलेंट मास एक्चुअली किसी भी रिएक्शन के दौरान जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एक रिएक्टेंट का वाकई में कितना मास दूसरे रिएक्टेंट से पूरी तरह रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है बच्चों, वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग तरीके से निकालना होता है।
ओके, और इक्विवेलेंट मास निकलता मोलर मास से ही है। इक्विवेलेंट मास वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मोलर मास ओनली, लेकिन ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करेगा आपका, है ना। इक्विवेलेंट मास निकालने का भी एक तरीका होता है जो हमारा सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या करता है, वेरी करेगा। जैसे एक मैं आपको यही समझा देती हूँ, अगर मेरे पास इक्विवेलेंट मास हमें एक एसिड का निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड विल बी इक्वल टू व्हाट, इट्स मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, इट्स बेसिसिटी। So what is basicity? Basicity is number of H plus ions donated by an acid. उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी करते हैं। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, ओके, कि जो अपने सॉल्यूशन है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, एसिड की सॉल्यूशन की, एसिड की नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एन एसिड। ओके, जो भी हमारा एसिड है वो जितने H प्लस डोनेट करता है वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो अगर हमको किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 का मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो H2SO4 कितने H प्लस डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट 2 H प्लस। तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है बच्चों, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 98 ही आने वाला है। ओके, सो 98 अपॉन 2 कर देंगे हम, क्योंकि H2SO4 कैन डोनेट 2 H प्लस आयन। So 98 upon 2 will be equal to 49. तो 49 H2SO4 का इक्विवेलेंट मास है। ओके, तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास हम ऐसे निकालेंगे, उसका जो मोलर मास है उसको उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड है जो H प्लस, एक ही H प्लस डोनेट कर सकता है, जैसे हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस केस में मोलर मास और इक्विवेलेंट मास आपके बराबर है। ओके, सो किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास अपॉन एसिडिटी। सो व्हाट इज एसिडिटी, number of OH minus ions donated by base। ठीक है, आपका जो बेस है वो कितने OH माइनस आयंस डोनेट कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। और अगर आपका ब्रोंस्टेड बेस है तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारी एसिडिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है वो कितना आएगा, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 16 वी विल बी एट 40। सो 40 विल बी डिवाइडेड बाय 1 ओनली, विल बी इक्वल टू 40। तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका इक्विवेलेंट मास आपके उसके मोलर मास के बराबर ही है। अगर कोई ऐसा बेस है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दे कैन डोनेट 2 OH माइनस, तो उनका हम मोलर मास निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दिस इज, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, तो 32 प्लस 2 विल बी डिवाइडेड बाय 2। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 32, सो दैट इज 56 प्लस 58। ओके, 58 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मैग्नीशियम का। ओके, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम। लेट मी चेक द एडिशन ऑल्सो फर्स्ट। ठीक है, 24 प्लस 2, 26 प्लस 32, यस वी आर गेटिंग 58। ओके, सो 58 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो 58 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, 29। सो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हमारी जो भी हमारे बेस की एसिडिटी है, जितने भी वो OH माइनस हमें डोनेट कर सकता है, उसके मोलर मास को हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे बेस का क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास होता है ना सब्सटेंस का, वो हमें निकालना पड़ता है पहले।
ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इट फर्स्ट, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जब हम निकालेंगे तभी हमको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेंगे और हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता चलेगी। तो बहुत सारी जगह पे बेटा नॉर्मेलिटी को भी एज अ कंसंट्रेशन टर्म यूज़ किया जाता है। मेनली जब हम टाइट्रेशन करते हैं या लेबोरेटरी में हमें जब कोई रिएक्शंस स्टडी करनी होती है तो हम नॉर्मेलिटी को यूज़ करते हैं एज अ कंसंट्रेशन टर्म। लास्ट में आपको समझा रही हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई सॉल्ट है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट्स फॉर्मूला मास, क्योंकि सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसी को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। मतलब जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हमने एक अलग से वर्ड यूज़ किया है, फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के केस में क्या माना जाता है कि आयनिक कंपाउंड की जो एक यूनिट होती है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो हमारे आयनिक कंपाउंड की जो एक फॉर्मूला यूनिट होती है उसके मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। होता वो मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है और उसे निकालना भी हमें बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही होता है, बट एक नाम अलग दे दिया है स्पेशली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। सो फॉर्मूला मास डिवाइडेड फ्रॉम चार्ज सेपरेशन, मतलब आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कैटायन और एनायन का टोटल जो चार्ज सेपरेशन है उससे हम उसे डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास को। तो हम हमें हमारे सॉल्ट का हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास हमें मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा हमें इक्विवेलेंट मास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, ठीक है, लेट अस टेक द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। तो NaCl का इक्विवेलेंट मास जब हम लेंगे तो NaCl का मोलर मास कितना आएगा, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 डिवाइडेड बाय चार्ज सेपरेशन, कितना चार्ज है Na प्लस Cl माइनस, दोनों कैटायन और एनायन के बीच में सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस है चार्ज का, +1 -1, तो 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 1, मतलब NaCl का इक्विवेलेंट मास उसके फॉर्मूला मास के बराबर ही है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू इट्स फॉर्मूला मास। अब जैसे मान लीजिए हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास 100 है, आप लोगों को भी ध्यान होगा क्योंकि ये इसका एग्जैक्टली 100 आता है तो ध्यान रह जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला मास है वो कितना 100 है। लेकिन इसमें कैल्शियम पे 2+ चार्ज और कार्बोनेट हमारा 2- है, तो इसमें कितने यूनिट से चार्ज सेपरेशन है बेटा, 2 यूनिट से। तो हम फॉर्मूला मास को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास की मदद से हमको क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें सॉल्व करना होता है, जो थोड़े से हमारे हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हैं उसमें बहुत जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास हर एक चीज़ का कैसे निकाला जाता है मैंने आपको समझा दिया है, फिर से देख लेते हैं। एक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसके मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। बेसिसिटी क्या होता है, आपका जो एसिड है वो कितने H+ डोनेट कर रहा है, उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3H+ डोनेट कर सकता है। ओके, तो इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें इसका मोलर मास लेके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होता है, उसका मोलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस डोनेटेड बाय अ बेस, ठीक है। आपका जो बेस है वो कितने OH- आयंस डोनेट कर रहा है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट किसके बराबर हो जाता है, आपके सॉल्ट का फॉर्मूला मास अपॉन टोटल चार्ज सेपरेशन। जो भी हमारे सॉल्ट का फॉर्मूला मास है और हमारे सॉल्ट में चार्ज का जितना भी सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल जितने सेपरेट है, जितने यूनिट्स हैं, हम उसको मोलर मास को उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम हमारा जो आयनिक कंपाउंड है, जो हमारा सॉल्ट है, उसका इक्विवेलेंट मास हमारे लिए निकल कर आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, क्योंकि पहले हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है सब्सटेंस का, फिर इक्विवेलेंट मास से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, तब जाके हमें हमारे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पता चलेगी। ओके बेटा, सो दिस इज द थर्ड concentration term for today's class, that is normality. Still we are having 3 more concentration term I will have to explain you: formality, parts per million and mole fraction.
ओके, ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और जैसे ही हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगी, हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, वी विल सी द solution of some numerical problems and I will tell you some extra formulas. ठीक है, I will tell you some extra formulas which you have to keep in your mind to solve the numericals quickly. मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप की हम वहाँ पे बात करेंगे कि कई जगह पे ट्रिकी फॉर्मूलाज हम लगा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए टॉपिक को, बुक में से रीडिंग दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ऑफकोर्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, hit the like button, share with your friends and support. Till then, stay home, stay happy, stay healthy. Bye bye.